पहले प्रश्न की यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धोलावीरा में जल प्रबंधन प्रणाली वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का एक उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है जिसमें चट्टानों को काटकर बनाए गए जलाशय शामिल है। दूसरा कथन है, राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और तीसरा कथन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से पूरी तरह परिचित थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यदि हम इसकी बात करें इस प्रश्न की, तो जो पहला ऑप्शन है, धोलावीरा जो कि गुजरात में शामिल है, वास्तव में यहां पर जल प्रबंधन प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमको देखने को मिलता है जिसमें चट्टानों को काटकर बनाए गए जलाशय शामिल है। वहीं यदि हम बात करें राखीगढ़ी की, जो कि हरियाणा वाला क्षेत्र है, यह भी भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन जो तीसरा कथन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से पूरी तरह परिचित थे, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि इसका कारण है कि हड़प्पा जो सभ्यता है वह कांस्य युगीन सभ्यता थी और जो लोहे का प्रयोग है पहली बार उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो तीसरा कथन सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हो गया ऑप्शन ए, केवल एक और दो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की यदि हम चर्चा करें तो अशोक के अभिलेख और उनकी लिपियों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां पर कुछ अशोक के अभिलेखों के बारे में जानकारी दी गई है। अगर हम पहले अभिलेख की बात करें तो शाहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा शिलालेख जो कि खरोष्ठी लिपि में है। वहीं यदि हम बात करें तक्षशिला एवं लघमान अभिलेख जो कि अरामी लिपि में है। और तीसरे नंबर पे कंधार अभिलेख जो कि द्विभाषी है, जिसमें यूनानी और अरामी दोनों लिपि का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो ये तीनों ही युग्म सही सुमेलित हैं, क्योंकि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वे ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, लेकिन जो उत्तर पश्चिम वाले अभिलेख थे जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में पड़ रहे हैं, वे इन्हीं लिपियों में लिखे गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। आपको ध्यान देना है कि जो अशोक के अभिलेख हैं अधिकांश तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का जो सर्वप्रथम श्रेय है वह जेम्स प्रिंसेप को जाता है। वर्ष 1837 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया, पढ़ा और अशोक के अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है वह पूरी दुनिया को बताया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो जो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था है, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में अग्रहार शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि होती थी तथा उस कर मुक्त भूमि से वे राजस्व भी प्राप्त कर सकते थे, ऐसे अधिकार भी उनको दिए गए थे। तो अगर प्रश्न आ जाए अग्रहार शब्द से क्या तात्पर्य है, क्योंकि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में जिसका प्रयोग किया जाता था, तो ब्राह्मणों को दान में दी गई ऐसी कर मुक्त भूमि जिससे उन्हें राजस्व प्राप्त करने का भी अधिकार था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो प्राचीन भारतीय दर्शन की षड दर्शन षड दर्शन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित सुमेलित जोड़ों में से कौन से असत्य हैं? प्रश्न के अंतिम में आपको देखना है कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। तो अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो पहला दे रखा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन वास्तव में महर्षि गौतम द्वारा ही दिया गया था। वही बात करें वैशेषिक दर्शन, तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद माने जाते हैं। अगर बात करें तीसरे ऑप्शन की, ऑप्शन सी की, तो सांख्य दर्शन, देखिए जो सांख्य दर्शन है वह दिया था महर्षि कपिल ने। और यदि योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन दिया था महर्षि पतंजलि ने। तो जो ऑप्शन सी है उसको सही से सुमेलित नहीं किया गया है। अगर हम लास्ट वाले की बात करें तो जो मीमांसा है, पूर्व मीमांसा दर्शन, इसके प्रणेता महर्षि जैमिनी है, यह भी सत्य है। तो जो हमारा आंसर हो गया कि कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही से इन्होंने सुमेलित नहीं किया है। यहां पर हमारे एक, दो, तीन, चार और पांच, टोटल पांच प्रश्न बन रहे हैं। पांचों आप इसको देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की यदि हम चर्चा करें तो विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमर नायक
प्रणाली का सही वर्णन करता है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, अगर हम बात करें कि अमरनायक प्रणाली क्या थी, तो यह एक सैन्य कमांडर प्रणाली थी जिन्हें राजा द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र अमरम दिए जाते थे, और इन क्षेत्रों का जो भी कर वे वसूलते थे, और साथ ही राजा की सैन्य सहायता भी करते थे, है ना। तो ये काफी अच्छी एक कमांडर प्रणाली मानी जाती है उस काल की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली आइन ए दहसाला के संदर्भ में आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने सन 1580 ईस्वी में लागू किया था। दूसरा कथन है, इसमें पिछले 10 वर्षों के फसल उत्पादन और कीमतों का औसत निकालकर कर निर्धारित किया जाता था। वहीं यदि हम तीसरे कथन की बात करें, तो पोलज वह भूमि थी जिस पर हर वर्ष खेती होती थी और उसे कभी भी परती नहीं छोड़ा जाता था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, क्योंकि ये तीनों ही कथन सत्य है। जो मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली थी, जो अकबर के वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल, उन्होंने ही इसे शुरुआत की थी इसकी 1580 में। और नाम देखिए आप, आइन ए दहसाला, तो जो 10 वर्ष है, 10 वर्ष के फसल उत्पादन और कीमतों का औसत निकालकर ही टैक्स को निर्धारित किया जाता था। और 4 वर्ग थे जो भूमि का निर्धारण किया हुआ था। उसमें पोलज इस प्रकार की भूमि थी जिस पर हर वर्ष खेती होती थी, उसे कभी भी परती या खुला नहीं छोड़ा जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की यदि हम चर्चा करें, तो सल्तनत कालीन वास्तुकला के विकास क्रम में दोहरे गुंबद डबल डोम की तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किस राजवंश के मकबरे में देखा गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी का मकबरा। ये लोदी वंश से संबंधित थे। और दोहरे गुंबद मतलब कि इस टाइप की गुंबद वाली संरचना होती थी जिसमें 2 गुंबद होते थे। बाहरी गुंबद देखने पर काफी विशाल लगता था और भीतरी गुंबद थोड़ा छोटा होता था, बीच में एयर ट्रैप हो जाती थी। तो जो पहली बार दोहरे गुंबद की तकनीक का प्रयोग किया गया था, वह सिकंदर लोदी के मकबरे में किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, तो मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तो जो चंदेरी का युद्ध है 1528 में, वह बाबर और मैदिनी राय के बीच में लड़ा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की यदि हम चर्चा करें, तो वर्ष 1857 के महान संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित नायक एवं उनके कार्य क्षेत्र के जोड़ों में से कौन सा गलत है? हमको देखना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा गलत है। यदि हम पहले ऑप्शंस की ओर देखें, तो जो कुंवर सिंह है, 1857 की क्रांति में वे बिहार के जगदीशपुर वाले क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे थे। वहीं खान बहादुर खान बरेली क्षेत्र से संबंधित थे, यूपी के। और जो मौलवी अहमदुल्ला है, वह भी जो फैजाबाद है, उस क्षेत्र से संबंधित थे। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है शाहमल, यह सही नहीं है, क्योंकि शाहमल यूपी वाले क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे थे और असम असम में नेतृत्व कर रहे थे मणिराम दत्त। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी सही से सुमेलित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की यदि हम चर्चा करें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वुड्स डिस्पैच 1854 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी और प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण टीचर्स ट्रेनिंग पर बल दिया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? यदि हम वुड्स डिस्पैच की बात करें, तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। क्योंकि जो वुड्स डिस्पैच थे, उन्होंने वास्तव में जो वो लेके आए थे शिक्षा के लिए, तो इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और
उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी और प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा, इन सबकी सिफारिश भी वुड्स डिस्पैच के संदर्भ में ही की गई थी और महिला शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण पर भी इन्होंने बल दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय समाज सुधार आंदोलनों के संदर्भ में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने और किस उद्देश्य से की? तो जो सत्य शोधक समाज है उसकी स्थापना ज्योतिराव फूले द्वारा की गई, निम्न जातियों के अधिकारों और गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन हेतु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन थे, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना? तो इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो बांग्लादेश के गठन के बाद बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। बांग्लादेश की स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। इससे पहले यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किसके द्वारा की गई थी? तो जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा की गई थी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के संदर्भ में ऐतिहासिक झंडा सत्याग्रह 1923 की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो जो झंडा सत्याग्रह है वह जबलपुर से स्टार्ट हुआ था और यह काफी अच्छा प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए। झंडा सत्याग्रह 1923 इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रिप्स मिशन 1942 की विफलताओं के बाद महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में कौन सा जन आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का नारा दिया? तो इस प्रश्न का आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, डू और डाई। यह गांधी जी का एक आंदोलन था जो कि उन्होंने क्रिप्स मिशन की विफलताओं के बाद इसकी शुरुआत की थी 8 अगस्त 1942 से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अंग्रेजी शासन काल में लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के मुख्य जनक थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे और इसमें बिचौलियों यानी कि जो जमींदार है उनको हटाकर सीधे किसान से लगान वसूली का समझौता किया गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि ये वास्तव में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया था और जो उसके जनक थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। और वही रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे रैयतों से डायरेक्ट सरकार का कॉन्ट्रैक्ट था कि वह लगान वसूली डायरेक्ट करेंगे, बिचौलियों जमींदारों को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कर की राशि काफी अधिक थी, तो कोई विशेष फायदा हुआ नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में त्रिपुरी जबलपुर जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में पड़ रहा है, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए सुभाष चंद्र बोस 1939 के त्रिपुरी जो जबलपुर अधिवेशन है उसमें यह जीत गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। बाद में किसी मतभेद के चलते जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो प्रसिद्ध प्राचीन व्यापारिक मार्ग उत्तर पथ और दक्षिण पथ का मिलन बिंदु प्रमुख चौराहा प्राचीन भारत में कौन सा शहर था? तो इसका आंसर है मथुरा। मथुरा एक ऐसा शहर था जो कि दक्षिण पथ और उत्तर पथ के मिलन बिंदु पर स्थित था और यहाँ पर जो भी व्यापारी आते थे वे मथुरा को क्रॉस करते ही करते थे। मथुरा एक जंक्शन जैसा कार्य उस समय करता था, बिल्कुल मिलन बिंदु प्रमुख चौराहे के रूप में मथुरा शहर उत्तर पथ और दक्षिण पथ का एक मिलन बिंदु था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, वर्ष 1932 के ऐतिहासिक पूना पैक्ट पर किन दो प्रमुख नेताओं के विचारों व सहमति के आधार पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ था 1932 में और मदन मोहन मालवीय की मध्यस्थता के साथ ही यह समझौता हुआ था। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।